वेलकम टू जूरिस क्रैक। इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और सेक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन में आज हम सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझेंगे। सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट को डील करता है। इसके मेन सेक्शन को बेयर एक्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लें। सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एक्ट क्या कहता है? ये अप्लाई टू होता है ऑल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में आपको एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है फ्रॉम द यूटी ऑफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और यहाँ गुजरात से लेकर आसाम, नागालैंड, पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहीं ऐसा नहीं है जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। सिंपल सा बात है। टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है? जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट है वो अप्लाई होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। और जुडिशियल प्रोसीडिंग का जो डिफिनेशन है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है सेक्शन 2 सब क्लाउज 1 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ठीक है, कभी कभी जो एक्ट्स होते हैं उसमें वो चीज़ नहीं दिया जाता है, तो हमें कहाँ से, जहाँ पे वो दिया गया हो वहाँ से लेना पड़ता है। अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ऐसा प्रोसीडिंग जहाँ पे एविडेंस जो है ऑन ओथ लिया जा रहा है। द फॉलोइंग आर हेल्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसमें से कुछ ऐसे हैं प्रोसीडिंग जिसे प्रोसेस हैं जिसे जुडिशियल प्रोसीडिंग माना गया है, आर गवर्न बाय द रूल ऑफ एविडेंस एक्ट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि द प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी। चैप्टर 9 क्या बताता है? 125 मेंटेनेंस ऑफ हस्बैंड वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ सेक्शन 125। तो ये 128 तक। एन एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग, जब आप सिविल लॉ पढ़ेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पढ़ेंगे तो तीन चीज़ें होगा। एक होगा कि आप, या मान लो, एक तो ये होता है उसमें कि सूट को इंस्टीट्यूट करोगे, सेक्शन 26 ऑर्डर 4 रूल 1 में लगता है। उसके बाद है कि आप सूट पे ट्रायल होगा और आपको एक डिग्री मिलेगी आपके फेवर में, सब कुछ सही रहा तो। अभी डिग्री मिल गई ना, तो डिग्री मिला मतलब जजमेंट तो हो गया आपके फेवर में, लेकिन इन्फोर्स कराना पड़ेगा, उसे इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग। इसका डिटेल लेक्चर सीपीसी के हमारे सीरीज में होगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्सक्यूशन इसी को कहते हैं। एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट इन द ट्रूथ ऑफ एलिगेशन कंटेन्ड इन अ पिटीशन प्रेजेंटेड टू अ डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 97, 145, 340 ऑफ सीआरपीसी 90। अब ये जो सेक्शन 97 है ये आजकल बहुत लाइमलाइट में है, क्योंकि ये हबीज कॉर्पस है ना, वन ऑफ द रीट्स। तो सेम उस तरह का पावर देता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एसडीएम और डीएम को, अगर ऐसा उसे लगता है, रीजनेबल सेटिस्फाइड है कि किसी को कन्फाइन करके रखा गया है। प्रोसीडिंग बिफोर द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इसके लिए केस लॉ दिया गया है बुरक्कर कोल कंपनी वर्सेस लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इन्हें भी माना गया। तो एग्जामिनेशन में आपसे एमसीक्यू में ये पूछेगा क्या एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है कि नहीं? क्या इंक्वायरी अंडर 97 ऑफ सीआरपीसी जुडिशियल है? तो जुडिशियल प्रोसीडिंग वो सभी इसमें एविडेंस लिया जा सकता है या ऑन द ओथ, तो वो सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग है ना। द एक्ट डज नॉट अप्लाई, एक्ट अप्लाई नहीं करता है कोर्ट मार्शल कन्वेड अंडर, मतलब कोर्ट मार्शल पे अप्लाई होता है, लेकिन ऐसे कोर्ट मार्शल जो कि आर्मी एक्ट में हो, नेवल डिसिप्लिन एक्ट में हो, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट में हो, या एयरफोर्स एक्ट में। ये चार, देखिए क्वेश्चंस बहुत घुमाने वाले आते हैं एमसीक्यू में। क्या कोर्ट मार्शल पे एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है? अगर सिंपल जवाब है तो सिंपल आंसर ये होगा कि अप्लाई होता है। लेकिन अगर ये पूछ दिया कोर्ट मार्शल अंडर आर्मी एक्ट, क्या उस पर एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा? दम नहीं होगा। द इंडियन एविडेंस द कोर्ट मार्शल, क्या नेवल डिसिप्लिन एक्ट है, उसमें अप्लाई होगा? दम नहीं होगा। कोर्ट मार्शल अंडर इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934, क्या इस पे अप्लाई होगा एविडेंस एक्ट? नहीं होगा। एयरफोर्स एक्ट, कोर्ट मार्शल अप्लाई होगा? नहीं होगा। अब उसके आगे बढ़ते हम। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट presented to any court or officer because the deponent assertion of facts on the basis of his personal knowledge does not constitute evidence। एफिडेविट में क्या बोलते हैं कि जो हम जानते हैं उसके हिसाब से सही है। तो हमारे द्वारा हम तो ये बोलेंगे कि ताजमहल के हम ही हैं मालिक, तो हमारे एफिडेविट में ताजमहल आप हमें दे दीजिएगा, हमारे एविडेंस को तो नहीं मान सकते हैं, इसलिए एफिडेविट को अप्लाई नहीं होता है इंडियन एविडेंस एक्ट। फर्दर
arbitrators have to follow the principle of natural justice, but they are not bound by the law of evidence. अब आर्बिट्रेशन प्रोसेस ही को लाया गया था कि कोर्ट की टेक्निकलिटी से बचा के कमर्शियल जो डिस्प्यूट हैं उसे जल्दी सॉल्व कर लिया जाए, है ना। आर्बिट्रेशन जो लोग जानते होंगे, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 का वन ऑफ द पर्पस ये है कि जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट अभी लाइमलाइट में क्या चल रहा है, आप रिलायंस, बिग बाज़ार, फ्यूचर ग्रुप जो है और रिलायंस और अमेजन के बीच में मामला फंसा हुआ है। कई बार कई राउंड के आर्बिट्रेशन हो चुके हैं, कई बार आर्बिट्रेशन सक्सेसफुल इतने नहीं हो पाते, लेकिन उसको क्या है प्रोसेस कि जल्दी कोई इसमें टेक्निकलिटीज़ नहीं हो। और जब एविडेंस एक्ट हम पढ़ेंगे उसमें कई बार टेक्निकलिटीज़ हैं, इन सब से बाईपास करते हुए कमर्शियल ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाए, उसके सेटलमेंट जल्दी हो जाए, कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन का असर कंट्री के फिजिकल सिस्टम पे, उसके रेवेन्यू सिस्टम पे ना पड़े। यही तो आर्बिट्रेशन का एक वन ऑफ द मोटिव है। इस चीज़ को डिसाइड कर दिया था कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD वर्सेस जगन्नाथ अशोक कुमार एंड अदर्स ऑन 17 सितंबर 1987। इसका जजमेंट का लिंक भी आप इसे पढ़ सकते हैं जजमेंट लिंक में। Still further, the Indian Evidence Act has no application to inquiries conducted by the tribunals, even though they may be judicial in character. Such a tribunal follow the rule of natural justice. नेचुरल जस्टिस क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑडी अल्ट्रम पार्टेम, रूल ऑफ जस्ट बायस, है ना, नो वन कैन बी जज इन ओनली केस। ये पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर जो इस क्रैक पे डाला हुआ है। अब आपसे एक पूछते हैं, ऑन विच द फॉलोइंग एविडेंस एक्ट अप्लाइज, क्या आर्बिट्रेशन, इंक्वायरीज बाय ट्रिब्यूनल, जुडिशियल प्रोसीडिंग, नो। इसी तरह का आपको MCQ इस सेक्शन 1 से आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये जानते ही हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़ चुके हैं। द लॉ इज मेनली बेस्ड अपॉन द फॉर्म work by Sir James Fitzgerald Stephen, who could be called the founding father of his comprehensive piece of litigation। और ये सिटेशन नंबर 1। एक बार तो ये भी क्वेश्चन आया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट का नंबर क्या था उस साल में, क्योंकि याद रखिएगा 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पास हुआ था, उसका नंबर 9 ऑफ 1872 था और इनेक्टेड ऑन 15 मार्च और कमेंस ऑन। ये सारा कुछ सेक्शन 1 है,